आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2.30। A spherical capacitor has an inner radius of 12 centimeter and outer radius of 13 centimeter. The outer sphere is earthed and the inner sphere is given the charge of 2.5 microcoulomb. The space between the concentric sphere is filled with dielectric liquid. Dielectric constant 32. Full stop. ए में पार्ट कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आपको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, तो ए में सी कैलकुलेट करना है, इस तरह से दिया हुआ है। ऐसे इस पे दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से, और ये हो गया आर आई। तो इस पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आएगी। जितना अंदर में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अंदर में आएगी। ओके, तो ये हो गया कौन, ये हो गया R2, ये R2। ये क्या है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज है तो इसको क्या कर देते हैं, अर्थिंग करते हैं। इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं ऐसे, इस तरह से, ऐसे। ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज जो है वो स्फीयर से कहाँ आएगा, अर्थ में चला आएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो बच गया क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपोजिट इन नेचर। यहाँ पर प्लस बच गया और यहाँ पर माइनस बच गया। यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। तो जो फार्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, फार्मूला जो हम जानते हैं वो है आपको C इक्वल टू 4 पाई ऑप्शन नॉट इंटू के, फिर R इन और R आउट डिवाइडेड बटे R आउट माइनस R इन, ऐसे फार्मूला। इसमें भरा हुआ है मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस तरह से के लिक्विड भरा हुआ है, के लिक्विड। तो C इजिकल टू जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी, इंटू के का वैल्यू है आपको 32, यहाँ पर है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, फिर है क्या 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बटे 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपको, इसको खोलेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा क्या 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आपको 13 इंटू 4 52, यहाँ पर हो जाएगा आपको 32 और 10 टू द पावर हो गया माइनस 4, नीचे में हो गया 10 टू द पावर माइनस 2 और यहाँ पर हो गया आपको 10 टू द पावर 9। देख लीजिए, सही है। 13 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आ गया है क्या 52 आ गया ना। अब पहले से क्या था, पहले से आपको है 32। इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, C इजिकल टू आएगा और नीचे में 3 है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो गया 52 और यहाँ पर हो गया आपको 10.6, ओके, और इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 11 हो जाएगा, इस तरह से होगा, फैराड आएगा। मैंने इतना वैल्यू छोटा करके रख दिया मैंने, ओके। ये आंसर हो गया। आप आगे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, आगे इसको। आगे सवाल में पूछा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। बी पार्ट है, बी में कहा है बच्चों कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इनर स्फीयर्स। देखिए, व्हेन आउटर स्फीयर earthed
sphere earth head, then potential difference develop, potential difference डेवलप। क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा? Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होगा, तो V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे सी होगा। तो Q का जो वैल्यूज है वो है आपको 2.5 माइक्रोकूलम। Q का तो वैल्यू दे रखा है, Q इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया रिजल्ट। ओके, तो अब इसमें आपको सोल्व करना है। इसमें ये रिजल्ट आप निकाल चुके हैं, ऐसा रिजल्ट आप निकाल चुके हैं, है ना। तो 2.5 है, Q बराबर सी भी, तो V इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 है, और C का जो वैल्यू है वो क्या है 52 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻11 ऐसे है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कुछ अपना पोटेंशियल वोल्ट में आएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट में compare the capacitance of these capacitors with what of an isolated capacitor radius 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आइसोलेटेड हो जाए। सी में कहता है कि आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेटेड means that only single inner are present, inner sphere are present। सिर्फ अंदर वाला ये वाला रहेगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आर प्रेजेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर जो आउटर है बहुत बड़ा है किससे, आर इनर से। तो इसका रिजल्ट हो जाता है सी इज इक्वल टू 4πε0 इंटू क्या हो जाता है बच्चों, आर। ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है जब बहुत दूर हो जाए, है ना, आउटर स्फीयर क्या हो जाए, बहुत दूर हो जाए, तो ये वाला कवर हट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा और डाइलेक्ट्रिक भी हट जाएगी। क्योंकि ये हट गया, यहाँ तक तो डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये हट जाएगी, तो ये सिर्फ रह जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा इनर, जो सवाल में दिया हुआ है। तो C इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू इसका वैल्यू हो गया, और R 12 इंटू 10⁻⁻2 ये होगा रिजल्ट। तो इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसे सोल्व करेगा C इज इक्वल टू हो गया 3, ये हो गया आपका 4, तो 4/3 इंटू 10⁻⁻9 2 11, इसको लिख सकते हैं 1.33 10⁻⁻11 फैराड। ये हो गया आंसर। इसी में और एक बात है कि कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर्स विथ दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब ये है इतना है वैल्यूज, एक्सप्लेन व्हाई द लाइटर इज मच स्मॉलर। कह रहे कि बाद वाला है ना छोटा क्यों है, बाद वाला कह रहा है कि बाद वाला कैपेसिटेंस जो है वो इतना छोटा क्यों है। कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, पहले वाला से छोटा है ना, आइसोलेटेड स्फीयर is much smaller because outer sphere is earth है। जो आउटर स्फीयर है उसको क्या किया गया है, आउटर स्फीयर को अर्थिंग किया गया है। समझ में आ रही बात, अर्थिंग किया गया है। सो पोटेंशियल डिक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीजेज। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 30 था इन क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो क्या है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसका ध्यान से देखिएगा। 2.31 थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट का। कह रहा है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग द चार्ज Q1 एंड Q2, 2 बड़ा स्फीयर है, कंडक्टर है, इसका रेडियस एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर क्या है, Q2 है। ओके, आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, फुल स्टॉप, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली। कह रहा है क्या इनके बीच एग्जैक्टली यही होगा, 1/4 पाई ऑप्शन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बटे कितना, R का स्क्वायर। अरे क्या यही एग्जैक्टली फोर्स होगा। ओके, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स। क्लियर? अब यहाँ देखो, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कह रहा है क्या कि R है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, R। ये कह रहा है कि 2 जो स्फीयर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, कहना चाह रहे हैं। और दोनों को काफ़ी करीब लेकर आते हैं, दोनों को करीब ला दिया तो होगा क्या ना कि इसमें चार्ज Q1 इसमें चार्ज Q2 है। तो पहली बात कि इसके चार्ज ये हो सकते हैं कि इसको रिपेल कर दे, तो रिपेल कर देगा तो ये हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसे इस तरह से हो सकता है कि इधर चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो, और इधर चार्ज क्या हो, कम हो सकती है। इधर चार्ज क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ऐसे यहाँ पर कम हो सकती है। ओके, इसके बीच की दूरी कितनी है, R है, ये क्या है Q2 है और ये क्या है Q1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ फोर्स जो है, फोर्स वो क्या है, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बटे R स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? इसलिए नहीं संभव है, ए पार्ट में हम लिख सकते हैं। ए पहला इसका जो जवाब है, ए पार्ट का हम सलूशन कर रहे हैं। इसका जवाब, पहला जवाब ये है कि चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द स्फीयर है ना। चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द स्फीयर, मतलब जो चार्ज है वो स्फीयर पर क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। पहली बात ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। ओके, दूसरी बात है कि कूलम्ब्स लॉ, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, जैसे ना स्फीयर के लिए नहीं। ऐसे यह पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की अगर दूरी क्या है, D है या R है,
तो इस कंडीशन में आप F इजिकल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बटे R² लिखा जा सकता है। F इक्वल टू 1/4 पाई ऑप्शन 0 है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम अब एक क्वेश्चन बी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगी, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, बी पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ कूलम्ब्स लॉ इन्वॉल्व, कह रहा है ना कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ जैसे वो एक बराबर लिखते थे हम लोग 1/r³ हो जाए, 1/r³ एट प्लेस ऑफ F 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर। तो 1/r का स्क्वायर उसके जगह पर जो है r³ लिखे हैं तो क्या होगा, इफ कूलम्ब्स लॉ इन्वॉल्व्स 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r², वुड गॉस लॉ विल बी ट्रू। कह रहा है कि क्या गॉस लॉ ट्रू होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि नो गॉस लॉ नॉट ट्रू। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जो फ्लक्स हम लोग लिखते हैं ना, फ्लक्स वो क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ए इंटू है ना ई लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ई इंटू ए, ऐसे लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई ऑप्शन 0 और Q बटे क्या लिखते हैं R²। यहाँ पर एरिया लिखेंगे क्या 4 पाई R का स्क्वायर, स्फेरिकल एरिया। तो 4 पाई से क्या करेगा, 4 पाई कटेगा, R² से R² कटेगा, तो Q बटे क्या मिल जाएगा ऑप्शन 0 मिल जाएगा। यही था गॉस लॉ। और अगर मान लीजिए ऐसा हम लोग सही मानते हैं इसको, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं फाई लिखते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, ऐसा नहीं हो सकता एरिया ही लेंगे वॉल्यूम नहीं ले सकते। मतलब कि 1/r² होगी, फील्ड 1/r² होगी तभी ये सेटिस्फाइड होगा। समझ में आ रही बात। तो इसलिए हम लोग 1/r³ लेकर गॉस के रिजल्ट को हम लोग नहीं ला सकते, या गॉस लॉ वैलिड नहीं है। इस सवाल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, कह रहा है कि a small test charge is released at rest at a at a point in the electrostatic field configuration. Will it travel along the field line passing through the point? कह रहा है कि क्या अगर किसी पॉइंट चार्ज को अगर हम इसी लाइन में रखते हैं तो क्या ये ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन। तो देखिए क्यू चार्ज है तो बिल्कुल इधर जाएगी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रेट लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है वो स्ट्रेट लाइन हो, so charge particle will be moves, okay, if electric field lines straight line हो, okay, so charge particle will be moves in straight line along field। लेकिन अगर कर्व होगी तब क्या होगी, है ना। दूसरा बात है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कर्व हो, इस तरह से कर्व हो, जैसा ये लाइन है, तो जब ऐसे कर्व होगी तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ऐसे इधर चली जाएगी चार्ज पार्टिकल, ऐसे चली जाएगी,
है ना, क्योंकि अलोंग द डायरेक्शन इसका इधर होता है, इसकी फोर्स जो लगेगी इधर लगेगी, अलोंग द टेंजेंट लगेगी, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ लगेगी, इधर लगेगी, तो वेलोसिटी भी कहाँ होगी, इधर ही होगी, है ना। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व देन चार्ज पार्टिकल नॉट मूव, चार्ज पार्टिकल नॉट मूव नहीं करेंगे, नॉट मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, देन चार्ज पार्टिकल नॉट मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव नहीं करेगी, और वो क्या है कि उसका जो फोर्स लगता है या उसकी मोशन होती है ना, या फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर उस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग जाएगी, तो उसकी मोशन भी क्या हो जाएगी, उधर ही चली जाएगी। समझ में आ रही बात। डी देखिए कितना अच्छा सवाल है, करके व्हाट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इज अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, कह रहे कि फिर इलिप्टिकल होगा तो क्या होगा, वर्क बताना है। वर्क डन, देखो कितना अच्छा सवाल है, वर्क डन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल in complete circle, in complete सर्कल, यहां पर इस तरह से यहां से ऐसे, है ना, ऐसे होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी जो अट्रैक्ट करेगी, या कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है तो या तो अट्रैक्ट करेगी नहीं तो रिपेल करेगी, तो चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट से किधर होगा, इधर होगा, तो ये हमेशा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, तो वर्क डन जो हुआ वो क्या हो गया, जीरो हो गया, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ से कंप्लीट एक सर्कल बनाएगी, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूमते 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 क्या कर गए, यहीं पर आ गए, तो फिर वर्क डन क्या होगी, जीरो होगी। नाउ यहाँ पर लिखेंगे, नाउ वी नो दैट फॉर कंप्लीट one revolution, okay, work done will be zero, work done will be zero। इसके दो रीजन है, एक तो हो सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर जीरो हो गया, या और फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के चलते नेट वर्क डन जीरो होता है किसी भी लूप में, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन विल बी जीरो इन एनी लूप फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर लिखेंगे कि वर्क डन will be zero, work done will be zero for any conservative force in loop, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल था कि वर्क डन ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इन कंप्लीट सर्कल जीरो, इसके कई रीजन है कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके फोर्स पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि कंप्लीट सर्कल बना दिया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तीसरा रीजन है कि कंप्लीट सर्कल में, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब यहाँ पर क्या है, ई, डी हो गया ई। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द, है ना, अक्रॉस द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। देखिए, ऐसा सपोज दैट कि यहाँ पर एक स्फीयर है, स्फीयर, ओके, यहाँ पर, और इसका हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, ऐसा हो, इस तरह से गया हो, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा हो सकता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा तो ये हो सकता है कि ऐसे आई होगी और फिर ऐसे भी आई होगी और ऐसे निकली होगी। तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या कर रही है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, है कि नहीं, इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज discontinuous. Electric field lines is discontinuous. Okay, now electric field lines is discontinuous because it is vector quantity. Because it is a vector quantity है, it is vector quantity. And potential is continuous, and potential is continuous, potential is continuous because it is a scalar quantity. बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस का मतलब है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या कर रहा है, अपना चेंज कर रही है, तो ये क्या हो गई, मतलब ये डिसकंटिन्यूस हो गई। लेकिन पोटेंशियल का हर जगह क्या वैल्यू होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ जाएगा, है ना, हर जगह, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम लोग कंटिन्यूस कर सकते हैं या कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जवाब अगर आप इतना दे देते हैं तो ये काफ़ी है। डी हो गया, ई हो गया, और क्या बच गया, इसमें बच गया एफ और जी। एफ में देखिए क्या है, करें कि व्हाट मीनिंग वुड यू गिव द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर, है ना। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल capacitor means that other, है ना, other plate means that other plate is earthed। अदर जो प्लेट है वो क्या है, अर्थिंग किया गया है। एफ, उसके बाद है क्या, जी में कह रहा है कि गेस अ पॉसिबल रीजन वाई वाटर हैज द मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, है ना, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का है वो क्या है, 80 दिया हुआ है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर है और डाइलेक्ट्रिक माइका है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइका का क्या होगा, 6 होगा। ये कह रहा है कि इसके क्या रीजन है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का ज़्यादा है और माइका का क्या है, कम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि रीजन इज नाउ वाटर हैविंग परमानेंट, वाटर हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेयर माइका
mica having no permanent electric dipole moment, इसका रीजन है मेन जो ये रीजन है इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, मेन रीजन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वाटर का जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो परमानेंट होता है और इसका परमानेंट नहीं होता ना माइका का, तो यही इसका मेन रीजन में आएगा। ओके, तो ये था थ्योरेटिकल क्वेश्चन थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी बोर्ड के लिए। इसे जरूर देखिएगा, कई बार देखिएगा इसको, है ना, क्योंकि काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बोर्ड में अक्सर सीबीएसई बोर्ड में ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, 2 नंबर का 3 नंबर का एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.32। ओके, कह रहा है कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हैज 2 कोएक्सियल सिलेंडर, उसकी लंबाई दे रखा है, लंबाई है आपको 15 सेंटीमीटर, क्लियर। उसमें 2 रेडियस होती है, उसमें भी एक आर इन होती है और एक आर आउटर होती है, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर और आर जो आउटर है वो दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर, क्लियर है। द आउटर सिलेंडर इज अर्थेड एंड द इनर सिलेंडर, अभी मैंने ऐसा सवाल स्फीयर वाला बनाया था ना, सेम वही सवाल है। तो यहाँ पर दिया हुआ 3.5 माइक्रोकूलम, सेम वही सवाल है। डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, यही सवाल है ना। तो पहली बात कि आपको इसको मालूम है कि आपको ए पार्ट में करेंगे, तो क्या लिखेंगे, C इजिकल टू 2 पाई ऑप्सिलन 0 होने 2 पाई ऑप्सिलन 0 L डिवाइडेड बटे ln, तो 2.303 और ln यानी log 10, और यहाँ पर क्या करेंगे R आपको आउटर डिवाइडेड बटे R इनर, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई ऑप्सिलन 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं कि 4 पाई ऑप्सिलन 0, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, L/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर मल्टीप्लाई करते 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दिए क्या 2.303 log 10 बेस और R को डिवाइडेड बटे R इन, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू L बराबर क्या हो गया 15 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू 1/2.303 लॉग ये 10 है log 10, और यहाँ पर लिखेंगे क्या R, मतलब कि 15 सेंटीमीटर -2, और फिर लिखिएगा क्या 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप 5 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, फिर क्या लिखिएगा 6, ऊपर लिखिएगा कितना 5 आ गया, हाँ बिल्कुल 5 और इंटू 5 डिवाइडेड बटे 6 इंटू 10 टू द पावर -11, इतना आ गया। और फिर नीचे में आ गया है आपको 1/2.303 इंटू log 10 डिवाइडेड बटे ये हो गया 15, ये आ गया आपका 15, ये आ गया कितना 14, है कि नहीं, लगभग 1 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 1 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है। और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.2, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, ये वैल्यू जाएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 12 फैराड आएगा, माइनस में -12, वो -11 है, 11 है, और ये जो वैल्यू जाएगा
वो 1 से थोड़ा छोटा आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपको, और ये वैल्यू जो ये है यानी 10 आएगा, ये हो जाएगा 10, इतना फैराड होगा। ओके, अब क्या करना है इसमें कि हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दिया हुआ, चार्ज आपको दे रखा है ना, चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया है, चार्ज का वैल्यू है आपको 2.5, हमने गलत लिखा है क्या, 2.5 यहाँ पर है, हाँ 3.5 है ना। तो बी इसका जो पार्ट है, बी पार्ट वो है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो V इज इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, Q बटे C। तो V का वैल्यू आएगा, V का वैल्यू है और Q का वैल्यू है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बटे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये रिजल्ट आएगा और इस तरह का हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 35 डिवाइडेड बटे क्या हो गया, 12 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, 5 और ई स्क्वायर, है ना। इतना वोल्ट आंसर होगा, है ना। लगभग 2.9 के आसपास आएगा, है ना, लगभग 2.87 कुछ आएगा। 10 टू द पावर कितना आएगा, 5 वोल्ट, ये होगा आंसर। ओके, सिंपली आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.9 के आसपास आना चाहिए। ओके, और 4 हो जाएगा ना, अच्छा यहाँ 4 होगा, 4 ये पावर 4 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 2.33 करे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद द वोल्टेज रेटिंग, मतलब उसका वोल्टेज है वो है क्या, 1000 वोल्ट, ऐसे दिया हुआ है पोटेंशियल, यूजिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर, फुल स्टॉप। अब उसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मटेरियल्स कैन टॉलरेंट विदाउट ब्रेकडाउन, दैट इज विदाउट स्टार्टिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉड। एक वैल्यूज है जो इतना लिमिटेशन दिया हुआ कि इतना से ज़्यादा करेंगे ना तब वो ब्रेक करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा या चार्ज का फ्लो होगा। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% of the dielectric strength, कह रहे कि 10% of the dielectric strength, 10% of dielectric strength of dielectric strength, dielectric strength। ओके, स्ट्रेंथ तो कह रहे हैं कि व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स रिक्वायर्ड टू हैव द कैपेसिटेंस 50, यानी कहने का मतलब है कि C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 पिको फैराड। तो कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, ये सवाल है, समझ में आ रही बात, इसकी एरिया क्या होगी ये पूछा है सवाल। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले वैल्यू लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो लिखेंगे क्या, 10% ऑफ किसका भाई, ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी 10 टू द पावर कितना दिया था, 7 वैल्यू दिया था रेंज में, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम और 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया। ओके, आगे इसमें है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है आपको, K का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको C का जो वैल्यू चाहिए कुछ ऐसा है ना, C हमको चाहिए।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C बराबर क्या लिखेंगे, A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, D। A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बाई D। तो हमको C कहाँ से मिलेगा, सवाल ये है। C, हाँ C तो दिया ही हुआ है, तो C हमारे पास दिया हुआ है आपको 50 पिकोफैराड और हमको D निकालना है। D कैसे निकालेंगे, D हमारे पास V दिया हुआ है और क्या दिया बच्चों, ये दिया। पहली बात कि देखो यहाँ पर K भी लगाना होगा ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। पहले देखिए एरिया, तो A इज इक्वल टू C इंटू डी डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0 और फिर क्या लिखेंगे K। C के बदले में थोड़ा सा अगर हम सोच, D के बदले में D कहाँ से आएगा, तो E बराबर होता था V इंटू डी, याद करो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। E बराबर होता था V बटे D, क्योंकि V बराबर E डी होती थी। तो हमको D निकालना है, D तो D बराबर हो गया V बटे E हो गया। ये वैल्यूज कितना है 1000। ओके, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है 10 टू द पावर 6 है। तो D इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 टू द पावर -3 मीटर मिलेगा, D का वैल्यू मिलेगा और 10 टू द पावर -3। तो आपको आप यहाँ पर पुट करिए वैल्यूज को। K का वैल्यू 3 है, C का वैल्यू 50 माइक्रोफैराड है। तो फ्रॉम फर्स्ट से करेंगे तो A इज इक्वल टू C का वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस पिकोफैराड, मतलब कि 12 होगा इंटू 50 पिकोफैराड, 50 10 टू द पावर -12। C है, D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3। ओके, और डिवाइडेड बटे ऑप्शन 0 इंटू K। तो ऑप्शन 0 का वैल्यू तो 8 पॉइंट होता है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, K का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करते हैं तो कैसे रिजल्ट आता है। A इज इक्वल टू, इसको 9 मान लेते हैं, इसको 9, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, और इसको 9 मानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 50 डिवाइडेड बटे 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका 3 मीटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बटे 27 इंटू 10 टू द पावर -3 और मीटर का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 1.27 है तो 25 अगर होता था 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका आंसर। क्लियर है? तो जो प्लेट है उसकी जो एरिया होना चाहिए वो 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 होना चाहिए, और ये बहुत छोटा एरिया है, एरिया ऐसे ही रहता है पहले कुछ। तो ये हो गया आंसर। तो मैंने 23 तक सोल्व कर दिया है। एक वीडियो इसमें और बनाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट इस चैप्टर का सलूशन हो जाएगा। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करिए, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वैल्यूज को आप लिखिए, है ना, क्वेश्चन को समझिए और ये सोचिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। इस तरह से मल्टीपल टाइम्स जब ट्राई करते हैं तब जाके आपको क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और क्वेश्चन बन गया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और इसको खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।